हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का सलूशन कराया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक से मैथमेटिक्स आप सभी को पढ़ाई जा रही है, जिसमें मैं आप लोगों को 2 चैप्टर लगातार पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर सारिक, दूसरा समाकलन। तो समाकलन की क्लासें भी आप लोगों को लगातार मिल रही हैं और आज मैं आप लोगों के लिए सारिक की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि दूसरी क्लास है। पहली क्लास को अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज सारिक की दूसरी क्लास बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोगों को पता भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो सारिक के गुणधर्म में रहते हैं परेशान। ठीक है, तो उनकी वो सारी परेशानी आज के क्लास को देखने पर हो जाएगी दूर। पूरी क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा बस। ठीक है, सारिक के ये 5 गुणधर्म सारिक के सवालों का कर देंगे काम तमाम, 100% काम तमाम कर देंगे। और इन गुणधर्मों को यदि आप सीख लेते हो तो सारिक के सवालों को लगाना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं भाई कौन से वो 5 गुणधर्म हैं। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग लगा लेंगे या हम ही लगा लेते हैं। आप क्या करोगे भाई, लगा के सारिक के गुणधर्म, है ना। कौन से भाई 5 गुणधर्म है उनको जान लेते हैं। सारिक के गुणधर्म, तो पहला हो जाएगा गुणधर्म नंबर 1, गुणधर्म नंबर 1, है ना। गुणधर्म नंबर 1 कहता क्या है, देखिए हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और उस गुणधर्म को हम यहाँ पर प्रूव कराएंगे, बस आप पूरी बात समझ जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परावर्तित करने पर, यानी बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। आपको कोई सारिक दिया जाए, ठीक है, तो सारिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर अगर हम बदल देते हैं तो सारिक के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी सारिक का मान जो पहले आता है वही सारिक का मान रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए हमने एक सारिक ले लिया, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सारिक ले लिया। सारिक में थोड़ा सा ले लेते हैं हम। क्वेश्चन 1, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। ठीक है, ये मैंने एक सारिक ले लिया। हमने सारिक का गुणधर्म नंबर 1 में ये बताया आप सभी लोगों को कि सारिक की 2 पंक्तियों स्तंभों को परस्पर बदलने पर क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है, नहीं, पंक्तियों और स्तंभों को, यानी सारी पंक्तियों और स्तंभों को, 2 पंक्तियों स्तंभों को नहीं, किसी सारिक की सारी पंक्तियों और स्तंभों को यदि आपस में परिवर्तित कर दें तो सारिक का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता है। देखिए ये सारिक दिया गया है, आप सभी को पता है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये C1 है, C2 है, C3 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और रो 1, रो 2, रो 3, ये सभी को पता है ना। तो हम क्या करें, इन तीनों रो को कॉलम में चेंज कर दें और तीनों कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे नहीं परिवर्तन होता, पहले इस सारिक का हम मान निकालेंगे। तो किसी भी सारिक का मान निकालते हैं तो किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके ही निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिस रो या कॉलम में, ठीक है, आपको जीरो की संख्या मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दीजिएगा, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम R2 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। पहले R2 के सापेक्ष क्या करने पर भाई, प्रसार करने पर पहले हम सारिक का मान निकालते हैं कि पहले कितना आएगा और उसके बाद रो और कॉलम को चेंज करने पर देखते हैं कितना आएगा, बराबर आना चाहिए, है ना, करने पर। तो जैसे R2 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो देखिए ये होता है प्लस, फिर ये होता है माइनस, है ना। तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे माइनस। ये मैंने 6 लिखा। अब देखिए जो 6 है वो आपका इस कॉलम में पड़ रहा है, इस रो में पड़ रहा है, तो बचा आपका कितना, बचा आपका -3 5 वो सारिक के अंदर लिख लेंगे और बचा 5 और -7। फिर अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं, माइनस के बाद फिर प्लस लेंगे। अब जीरो वाला लिखो या ना लिखो, है ना, वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस, तो डायरेक्ट हम -4 लेते हैं ना। तो 4 जब लेंगे तो देखिए भाई 4 आपका किस रो और किस कॉलम में पड़ा है, तो इस रो में पड़ा है, इस कॉलम में पड़ा है। बचा आपका 2 लिख लेंगे, -3 वो बचा, 1 और 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 5, इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसको अगर हम हल करके मान निकालेंगे तो -6 और ब्रैकेट के अंदर 7 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 21, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और माइनस लगाएंगे 50 25, फिर -4। यहाँ पर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, -3 1 कम 3, ये माइनस का 3 होगा, माइनस सूत्र वाला प्लस का 3 होगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से डेल का मान आ जाएगा, देखिए 21 से 25 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, -4 और -6 का गुणा प्लस का भाई 24 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा, और यहाँ 10 3 13, 13 चौको कितना होता है भाई 52 होता है, तो माइनस का 13 चौको मैंने लिख दिया भाई 52।
अब यहाँ पर घटा लेंगे हम, तो देखिए 12 से 4 जाएगा 8 बच जाएगा, है ना, और 4 से 2 जाएगा 2 बच जाएगा। ये आपका माइनस का 28 आएगा भाई। क्या आएगा भाई? माइनस का 28 आएगा। अभी हमने क्या किया, रो और कॉलम को आपस में चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पंक्तियों व स्तंभों को बदलने पर, क्या भाई? पंक्तियों व स्तंभों को, पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर, परस्पर बदलने पर। चलिए बदल देते हैं भाई। जैसे ही बदलेंगे तो ये साड़ी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये पहली रो है, इसको कॉलम 1 में बदल देंगे, 2 -3 और 5। ये दूसरी रो है 6 0 4, इसको हम कॉलम 2 में बदल देंगे 6 0 4। और तीसरी रो है 1 5 -7, 1 5 -7, इसको हमने कॉलम 3 में बदल दिया। अब इस साड़ी का मान निकाल के देखिए, इतना ही आना चाहिए, तो पहला गुणधर्म आपका सिद्ध हो जाएगा, नहीं प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए भाई सिद्ध करते हैं। किसके सापेक्ष भाई प्रसार करें? यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष। चलिए R2 के सापेक्ष ही प्रसार कर देते हैं। चलो यहाँ पर R2 के सापेक्ष ना करके C2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर भाई? प्रसार करने पर, ठीक। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए प्लस फिर माइनस, तो -6 लेंगे, और जब -6 लेंगे तो -6 यहाँ पर इस रो में पड़ा है, इस कॉलम में पड़ा है, तो बचेगा -3 और बचेगा 5 और बचेगा 5 और -7। फिर जीरो वाला छोड़ देंगे, तो माइनस प्लस फिर माइनस, तो -4 लिखेंगे और साड़ी देखेंगे, तो इस रो में 4 पड़ा है, इस कॉलम में पड़ा है, छोड़ देंगे भाई। तो बचा क्या आपका 2 1, तो लिख देंगे 2 1, -3 5, तो -3 5, ठीक। इसको सॉल्व करके देखिए भाई, डेल बराबर -6, इसको हल करेंगे 7 3 प्लस का 21 -5 25 -4, 5 दूनी 10 और माइनस सूत्र वाला 3 1 3 माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये डेल बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, माइनस का 4 और 6 का गुणा, ये प्लस का भाई 24 हो जाएगा, और ये 10 3 13 13 चौको माइनस का भाई 52 हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कितना बचेगा भाई? -28। तो पहला गुणधर्म यही तो भैया कहता है कि किसी साड़ी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ये पहला गुणधर्म है, यानी कोई साड़ी दिया गया है, उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देते हो तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप बदल सकते हो, ये पहला गुणधर्म है। अब चलिए बात करते हैं गुणधर्म नंबर 2 की। गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है? गुणधर्म नंबर 2 ये कहता है कि यदि एक साड़ी की कोई 2 पंक्तियों को, यहाँ पर सारी पंक्तियों या स्तंभों की बात नहीं हुई है, यहाँ पर 2 पंक्तियों या स्तंभों की बात हुई है कि 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर अगर परिवर्तित कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, तब साड़ी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर पहले आपका -28 आया था, इसमें 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दें तो ये आपका +28 आएगा। चलिए देखते हैं भाई परिवर्तित करके, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। यही साड़ी लेकर हम काम करेंगे, है ना, और गुणधर्म को हम सिद्ध करेंगे। तो मान लीजिए कि ये साड़ी था, हम यहाँ पर अब गुणधर्म नंबर 2 को सिद्ध कर रहे हैं। गुणधर्म नंबर 2 में कहा गया कि परस्पर 2 स्तंभों या पंक्तियों को बदलने पर। चलिए हम 2 पंक्तियों को बदल देते हैं, R1 और R3 को परस्पर बदल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 व R3 को, क्या भाई? परस्पर बदलने पर, परस्पर बदलने पर, बदलने पर, है ना। तो बदल देंगे तब हमारा जो साड़ी हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 5 और ये -7 हो गया, और बीच वाली आपकी रो वैसे रहेगी 6 0 4, उसको लिख लिया, और ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, 2 -3 और 5, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अब इसका मान निकालेंगे तो देखिए चिन्ह बदल जाना चाहिए, ये -28 आया तो ये +28 आना चाहिए, ये गुणधर्म हमारा कहता है। तो चलिए यहाँ पर प्रसार कर देते हैं, किसके सापेक्ष प्रसार कर दें? चलो C2 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, C2 के सापेक्ष भाई प्रसार, आगे समझते हो, है ना। तो डेल बराबर आपका हो जाएगा, देखिए प्लस फिर माइनस, तो -5 लेंगे, तो देखिए -5 हमारा इस कॉलम में पड़ा है, इस रो में पड़ा है, तो बचेगा 6 4 2 5, ये लिख लेंगे। उसके बाद जीरो वाला छोड़ देंगे, तो मैंने क्या लिया? माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से, तो ये प्लस का प्लस, और आपका माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। अब 3 इस रो और इस कॉलम में पड़ रहा है, तो 1 -7 6 4, तो 1 -7 और 6 और 4, इसको मैंने लिख लिया। तो यहाँ से डेल का मान आपका हो जाएगा -5, इसको हल करेंगे, 5 छक्का 30 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, 4 1 कम 4 माइनस सूत्र वाला, 7 6 42 माइनस का 42, ये प्लस का 42 हो जाएगा, माइनस सूत्र वाला गुणा हो जाएगा, तो डेल बराबर 30 से 8 जाएगा 22,
और 22 पंचे 110 होता है ना, तो ये माइनस का 110 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 42 4 46, और 46 का गुणा आप किससे करोगे भाई, 3 से करोगे, तो ये कितना आएगा, देखिए भाई डेल बराबर माइनस का 110 प्लस का 4 18 और 4 3 12, 12 एक कितना हो जाएगा भाई 13, 138 से आप 110 घटाओगे तो ये प्लस का आपका 28 बचा। आप देख सकते हो कि अर्थात जो पहले डेल का मान था वो क्या हुआ, उसका चिन्ह परिवर्तित हो गया, यानी किसी भी दो रो या आपस में दो रो या पंक्तियों को आपस में अगर हम परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो क्या होता है, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। यानी पहले जो सारणिक का मान होता है, बाद में सारणिक के मान में जो परिवर्तन होता है केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो पहले आया था -28 जब मैंने कुछ भी नहीं किया, और जब दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया या दो स्तंभों को आपस में बदल देते तो आपने देख रहे हो कि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उसके चिन्ह में परिवर्तन हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो ये था भाई सारणिक का गुणधर्म नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों गुणधर्म कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता दिया है। अब बढ़ते हैं हम गुणधर्म नंबर 3 की ओर। इसको यहाँ पर रफ कर दें, तो चलिए रफ कर देते हैं भाई। क्लास देखिए भाई पसंद आया करे तो आप सभी लोग जो है क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश किया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार क्लासें प्रोवाइड करता रहूं और आपके बोर्ड एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन करा सकूं। जब आप क्लास को शेयर नहीं करते हो तो क्या होता है, मेरा मनोबल टूट जाता है कि बच्चे देखने की कोशिश ही नहीं करते हो, तो उनके लिए हम क्या बनाएं। ठीक है, तो जब आप लोग क्लास को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे, तो हमारा जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लासें प्रोवाइड करने की कोशिश करने लगता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो गुणधर्म नंबर अगला होगा वो होगा आपका 3। तो गुणधर्म नंबर 3 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको भी सिद्ध करके बताएंगे जिससे ये याद रहे हमेशा। तो गुणधर्म नंबर हमारा होगा अगला गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ मान लीजिए समान है, एक कोई सारणिक का मान दिया गया है जिसमें दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान है, तो सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। इस गुणधर्म का यूज आप कई बार करोगे। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि माना एक हमारा जो है सारणिक है, तो सारणिक जो है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। हमारा एक सारणिक है 3 2 3 है ना, और दूसरा है 2 2 3, और तीसरा है आपका 3 2 और 3। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए भाई, आप देखेंगे कि यहाँ पर दो जो आपके रो हैं वो आपस में समान है। कौन कौन सी, आप R1 को देखिए और आप R3 को देखिए, 3 3 2 2 3 3, मतलब R1 और R3 समान है, इसलिए इसका मान शून्य होगा। लेकिन कैसे होगा, जब हम सारणी का मान निकाल कर देखेंगे, चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं दो पंक्तियां बराबर हैं, तो सारणी का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या शून्य आएगा। किसके सापेक्ष प्रसार करते हैं, चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष, आप जिसके सापेक्ष इच्छा हो उसके सापेक्ष कर लीजिए, आएगा 0 ही। तो प्लस माइनस प्लस है ना, तो अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं, 3 लिया तो 3 इस कॉलम इस रो में पड़ रहा, तो बचा कितना 2 3 और 2 3, उसको लिख लिया। प्लस के बाद माइनस लेते हैं 2, जब 2 लेंगे तो 2 हमारा इस कॉलम में पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई, इस कॉलम में पड़ रहा है और इस रो में पड़ा, तो बचा 2 3 3 3, 2 3 और 3 3। उसके बाद प्लस 3 ले लेंगे और 3 लेंगे तो हमारा ये कॉलम छूटेगा, ऊपर वाली रो छूटेगी, 2 2 3 2, तो 2 2 3 2। इसका मान निकालेंगे भाई, देखते हैं सारणी का मान शून्य आना चाहिए। 3 3 दूनी कितना हुआ 6 और 2 3 कितना हुआ 6, माइनस का 2, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3 त्रिका 9, यहाँ पर प्लस का 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6। यहाँ पर हल करेंगे तो डेल बराबर 6 से 6 गया, 0 0 का गुणा 3 से 0 हो गया, माइनस 2, 6 से 9 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 माइनस 2 का गुणा प्लस का 6 हो जाएगा कि नहीं। 4 से माइनस 6 गया तो माइनस का 2 बचा, माइनस 2 और प्लस 3 का गुणा माइनस का 6 हो जाएगा, 6 से 6 गया 0। यानी ये गुणधर्म भी आपका सिद्ध हुआ। क्या कहा था इस गुणधर्म ने, कहा था कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ आपस में समान है तो सारणी का मान क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो याद रखिएगा, कोई दो रो ही नहीं, कोई दो पंक्तियां भी आपस में समान होती तब भी उस सारणी का मान क्या होता है भाई, शून्य होता है। आप डायरेक्ट ले सकते हो इस गुणधर्म का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर। तो जरा हमारा जो अगला गुणधर्म होगा देखते हैं क्या बताया जा रहा है। गुणधर्म नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, हम यहाँ पर आपको 5 ही गुणधर्म बता रहे हैं, हालांकि हैं तो कई भी, लेकिन ये 5 ही गुणधर्म की सहायता से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकोगे। देखिए भाई, अगला जो गुणधर्म है हमारा गुणधर्म नंबर भाई 4। गुणधर्म नंबर 4 ये कहता है कि यदि एक सारणी
किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा कर दिया कि अचर संख्या से गुणा करते हैं तो उस साड़ी का मान भी के से गुणित हो जाता है, यानी उस साड़ी का मान के गुना हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपको कोई एक साड़ी दिया गया है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमें एक कोई साड़ी दिया गया है डेल बराबर, ठीक है, डेल बराबर एक साड़ी दिया गया है 102, ठीक है, और दिया गया है 18 और 36, उसके बाद दिया गया है 1 3 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 3, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो, देखिए क्या 17 छक्का 102 होता है तो 6 गुणे 17 आप लिख सकते हो, और 6 त्रिक 18 होता है 6 गुणे 3 लिख सकते हो, और 6 जाग 36 होता है 6 गुणे 6 लिख सकते हो, 1 3 4 और 17 3 6, ये लिख दिया आप सभी लोगों ने। अब देखिए जो ऊपर वाली R1 वाली रो है उसमें देखिए 6 गुना है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट में 6 से गुणा किया गया है, या मान सकते हो अचर संख्या से गुणा किया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ये आव्यूह नहीं है। आव्यूह का रूल ये था कि जब आप आव्यूह से कोई एलिमेंट को बाहर करते थे तो वो प्रत्येक आव्यूह में उपस्थित होना चाहिए, प्रत्येक आव्यूह से कॉमन लेना होता था। लेकिन साड़ी में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता। साड़ी कहता है कि किसी एक रो या कॉलम से आप प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन ले सकते हो। तो जैसे R1 से देखा जाए तो हमें 6 कॉमन मिलता है, हम 6 बाहर निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा भाई 17, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 6, 1 3 4 17 3 6। तो इस पूरे साड़ी का बताइए जिससे गुणा हो रहा था उस साड़ी के मान का उतने गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 ही से तो R1 में गुणा हो रहा था, तो 6 गुना हो गया इस साड़ी के मान का, हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे आप अगला गुणधर्म भी जो मैंने बताया था कि किसी साड़ी के 2 रो या 2 स्तंभ है ना आपस में बराबर होते हैं तो यानी आपस में समान होते हैं तो साड़ी का मान 0 होता है। तो 6 गुणे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 17 3 6 R1 और R3 17 3 6 R3 आपस में क्या है, समान है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो किस गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर गुणधर्म 3 से, ठीक है। ये जो हो जाएगा 6 गुणे इस साड़ी का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि R1 और R3 क्या है आपस में समान है, तो इस साड़ी का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार 0 हो जाएगा। तो ऐसे हल किया जाता है। बताइए भाई गुणधर्म नंबर जो 4 है वो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए। ये गुणधर्म याद रखोगे साड़ी का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और गुणधर्म ही नहीं याद रहेंगे तो साड़ी के सवाल कहाँ से आपको समझ में आएंगे, कठिन लगेंगे फिर, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर जी समझा नहीं पाते, भाई सर जी पढ़ा नहीं पाते इसलिए नहीं आता है। जब आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो सर जी का क्या दोष है? सर जी तो आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है, आपको मार्ग दिखाते हैं, चलने का काम तो आपका है। जब आप चलोगे नहीं तो आपको गोदी में लेकर तो चलाएंगे नहीं। बताइए भाई, आप बड़े हो गए हो, अब आपको गोदी में तो लिया नहीं जा सकता है, आपको अपने आप चलने का प्रयास करना चाहिए भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले गुणधर्म नंबर 5 की ओर। हमारा जो गुणधर्म नंबर 5 कहता है वो क्या कहता है? गुणधर्म नंबर 5 में बताया जाता है कि यदि एक साड़ी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो साड़ी को 2 या 2 से अधिक साड़ियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस गुणधर्म का मतलब क्या है? इस गुणधर्म का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक साड़ी ऐसे कुछ दिया गया है, A1 प्लस का डेल 1, A2 प्लस का डेल 2, A3 प्लस का डेल 3, और उसके बाद दिया गया है B1 और B2 और B3 और C1 C2 C3। किसी एक रो या कॉलम में जो है कुछ ऐड करके लिखा हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A1 A2 है ना, A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस करके आप ऊपर वाली रो को लिख सकते हो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना, और लैम्डा 3। सॉरी अगर हमने यहाँ पर डेल 1 पढ़ा होगा तो उसको लैम्डा पढ़ लीजिएगा ना, और ये बटे में आपका हो जाएगा B1 B2 और B3, और ये C1 C2 और ये C3। ऐसे लिखा जा सकता है इस साड़ी का, ये गुणधर्म का कहना है, ठीक है, इस गुणधर्म का ये कहना है। यदि एक साड़ी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो साड़ी को 2 या 2 से अधिक साड़ियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और आसानी के साथ उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप सभी लोगों को जिससे समझ में आ जाए। देखिए भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं A B, उसके बाद C, उसके बाद
a प्लस का 2x है ना, उसके बाद b प्लस का 2y, उसके बाद c प्लस का 2z, उसके बाद x, उसके बाद y, उसके बाद z। तो देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a b c, बाकी रो में कोई परिवर्तन नहीं करना, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, तो इसको पहले a b c लिख लीजिए, a b c, उसके बाद x y z, फिर आप प्लस करोगे क्योंकि जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसे लिखना है। क्या जुड़ा था इसमें? 2x 2y 2z, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x है ना, 2y और 2z, और उसके बाद क्या है x y z। अब आप क्या कर सकते हो, इस R2 से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो भाई, है ना, इस रो से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे। अब बाकी वही आप गुणधर्म नंबर 3 लगा दीजिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 R1 और R2 दो पंक्तियाँ आपस में समान है, यहाँ पर आप देख सकते हो R3 और R2 और R3 समान है, दो पंक्तियाँ समान है, इसलिए साढ़े का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका मान भी शून्य हो जाएगा और इसका मान 2 गुणे शून्य बराबर ये आपका इस प्रकार शून्य हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को गुणधर्म नंबर 5 का यूज करना है। आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप सभी को क्या बताया? सारणिकों के गुणधर्म और उनका सत्यापन। उम्मीद करता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस क्लास को वॉच कर लिया है तो अगली प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन को आप लगा लोगे। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।